गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का, साथ में अभिनंदन भी है साइंस की क्लास में और साथ ही साथ NBF पब्लिक स्कूल में, जहां पर आपका सत्कार करने के लिए सभी जो हैं क्लासेस के साथ बैठे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम बात कर रही थी चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 3 जिसको कि हमने कहा क्या, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स इसको कहा जाता है। तो आनुवांशिकी में हम कुछ टर्म्स की बात कर रहे थे, कुछ शब्दावली की हम बात कर रहे थे। तो शब्दावली हमने तकरीबन कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों में उद्यान मटर के पादप को चुना था। क्यों उद्यान मटर के पादप को ही चुना गया? टमाटर क्यों नहीं लिया? आलू किधर था? गोभी क्यों नहीं ली गई, है ना? बहुत सारे और भी अपन कह सकते हैं, जितने भी अपन वेजिटेबल्स बनाने में काम में लेते हैं, उनको क्यों नहीं लिया गया? ये क्यों, उद्यान मटर को क्यों चुना गया? कोई तो वजह रही होगी। तो आज हम उन वजहों की, उन कारणों की बात ही करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्यों चुना गया। पहली बात, क्यों चुना गया, क्या वजह रही चुनने के पीछे? पहली बात यहाँ पे आती है, मटर का जो पादप है, मटर का पौधा होता है वार्षिक। मटर का पौधा वार्षिक है और वार्षिक पौधा होने के कारण एक ही वर्ष में अनेक इसकी पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। तो पहला तो कारण ये वाला रहा। दूसरा कारण देखिए क्या रहा है, मटर का पौधा होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी जिसको कि बाइसेक्सुअल कहा जाता है। द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी का मतलब नर और मादा एक साथ या अलग अलग? नर और मादा एक साथ होंगे। यहाँ पे, यहाँ नर व मादा एक साथ होंगे, यानी एक ही पुष्प में नर भी होगा और मादा भी वहां होगी। तो ऐसे पादपों को हम कहते हैं द्विलिंगी पादप। और इसके एक महत्वपूर्ण उदाहरण है उद्यान मटर का पादप, द्विलिंगी होता है। अब द्विलिंगी होने का फायदा क्या है? द्विलिंगी होने से क्या होगा, स्वयं परागण आसानी से किया जा सकता है। द्विलिंगी में क्या होगा, स्वयं परागण आसानी से होगा। क्या है स्वयं परागण? पराग कणों का, मान लीजिए ये कोई पादप है, इस पादप में जो नर भाग है, नर भाग जिसको कि पराग कोष कहा जाता है, मुख्य भाग है पराग कोष, वैसे तो पुंकेसर कहते हैं नर भाग को। पुंकेसर का महत्वपूर्ण भाग होता है पराग कोष। पराग कोष में बनते हैं परागकण। तो ये परागकण कहाँ स्थानांतरित हो जाएंगे? वर्ती काकर पर, यानी पराग कणों का पराग कोष से वर्ती काकर पर जाना, पराग कणों का पराग कोष से वर्ती काग्र पर जाना। वर्ती काग्र ये आपको बता दूं मादा भाग है, जबकि परागकोष नर भाग है। तो पराग कणों का परागकोष से वर्ती काग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। तो जब पुष्प या पादप द्विलिंगी होगा तो आसानी से स्वयं परागण की क्रिया हो जाती है। ओके, इसके साथ एक और खास चीज यहाँ पे हो सकती है, हम द्विलिंगी पादप को एकलिंगी भी बना सकते हैं। आप सोच रहे कैसे पॉसिबल है? ये पादपों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सर्जरी या ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा कि सर कैसे द्विलिंगी, कैसे एकलिंगी बनाएंगे? हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेट करना पड़ेगा, डॉक्टर से बुलाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद बिना सर्जरी के हाथों से भी द्विलिंगी को एकलिंगी बना सकते हैं। करना क्या होगा, छोटा सा काम करना होगा। जो पुंकेसर वाला भाग है पादप में, जो द्विलिंगी पादप है, उसके पुंकेसर वाले भाग को अगर हटा दिया जाता है, जो कि मुश्किल काम नहीं है। देखिए, द्विलिंगी पुष्प के मादा भाग को हटाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? मादा भाग की संरचना थोड़ी सी जटिल होती है, लेकिन जो नर भाग है सरलतम संरचना युक्त होता है, उसको हटाना उतना मुश्किल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, पुंकेसर वाले भाग को हटा दिया जाएगा। पुंकेसर के अंदर दो भाग आते हैं, वैसे 3 भाग माने जाते हैं, मुख्य 2 भाग हैं, एक परागकोष, दूसरा पुतंतु। देखिए कैसे हमें डायग्राम बनाए अगर, तो देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये ऊपर वाला भाग, इसको तो कहा जाता है परागकोष, जिसमें कि परागकण बनते हैं, ये तो हो गया परागकोष। और नीचे वाले भाग को कहा जाता है क्या? पुतंतु, फिलामेंट इसको कहा जाता है। तो ये दोनों भाग मिलकर बनाते हैं पुंकेसर। तो हमने क्या करना है, पुंकेसर को हटा देना है। जैसे पुंकेसर को हटा दिया जाएगा, द्विलिंगी पादप एक लिंगी में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या होगा, पादप द्विलिंगी था, अब हमने एकलिंगी कर दी है, तो क्या उसमें स्वयं परागण संभव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब इस पादप में केवल और केवल पर परागण की क्रिया होगी।
यहाँ केवल पर परागण की क्रिया होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, द्विलिंगी पादप में पुंकेसर को हटाकर एकलिंगी बनाते हुए पर परागण को प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रक्रिया को नाम देते हैं विपुंसन। विपुंसन नाम देखिए आप, विपुंसन, वी का मतलब अलग किया गया, पुंसन पुंकेसर वाले भाग को हटा दिया गया। पुंकेसर को हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहा जाता है, जिसके द्वारा द्विलिंगी पादप एक लिंगी पादप में परिवर्तित होकर पर परागण की प्रक्रिया हेतु प्रेरित हो जाता है। तो ये भी एक कारण रहा मटर के पौधे को चुनने के पीछे का। अगला महत्वपूर्ण कारण क्यों चुना गया, तीसरा कारण आ रहा है यहाँ पे, अति महत्वपूर्ण कारण ये भी आप मानेंगे इस चीज को। देखिए कैसे, मटर के पौधे में ध्यान दीजिएगा, उद्यान मटर हम बात करें, उद्यान मटर तो मटर में अगर बोलो तो उसका मतलब आप उद्यान मटर मान के चलिएगा, क्योंकि एक और मटर होता है। आप सोचे सर कौन सा मटर होता है, ऐसे ही जंगली मटर होता है भाई, जंगली मटर जिसका कि वानस्पतिक नाम ही अलग है। जंगली मटर को कहा जाता है लैथाइरस ओडोरेटस। कौन सा ओडोरेटस, मैं लिख देता हूं नाम। जंगली मटर का वैज्ञानिक नाम है लैथाइरस ओडोरेटस, इसको कहा जाता है लैथाइरस ओडोरेटस। ये तो जंगली मटर का वानस्पतिक नाम है। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम आपको पता ही है, पाइसम सटाइवम। उद्यान मटर का नाम तो बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। उद्यान मटर जिसको कि चुना गया है प्रयोगों के लिए, इसको कहा जाता है पाइसम सटाइवम। ये भी आप ध्यान रखिए, पाइसम सटाइवम कहा जाता है उद्यान मटर को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे कारण के साथ। क्या कह रहा है तीसरा कारण, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से। तीसरा कारण कहता है कि जो मटर का पादप है, मटर मतलब उद्यान मटर, ध्यान में रखिएगा, मटर के पादप में विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पादप में विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। क्या मतलब है विपर्यासी लक्षणों का, अलग अलग प्रकार के लक्षणों के समूह पाए जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ लें पादप की लंबाई का। मटर के पौधे की बात करें, उद्यान मटर की चर्चा यहाँ चल रही है, विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अलग अलग लक्षण, जैसे कि हमने कहा पादप की लंबाई। अब पादप की लंबाई कितने तरीके से हो सकती है, पादप लंबा भी हो सकता है, पादप बौना भी हो सकता है। तो दो लक्षण हो गए विपर्यासी अलग अलग। तो ये इस तरह के लक्षण मटर के पौधे में पाए जाते हैं और ये भी एक कारण रहा मटर के पौधे को चुनने के पीछे का। कितने विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं आप पढ़ेंगे हायर क्लासेज में। उद्यान मटर के पादप में आश्चर्यजनक रूप से 34 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन ग्रेगोर जॉन मेंडल के द्वारा 7 लक्षणों को चुना गया। 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया गया है ग्रेगोर जॉन मेंडल के द्वारा अपने प्रयोगों को प्रतिपादित करने के लिए। तो ये रहा कारण क्यों चुना गया है। अब बात करते हैं क्यों सफलता मिली है मेंडल को अपने प्रयोगों में। हालांकि मेंडल से पहले और भी वैज्ञानिक आए थे, जैसे नाइट का भी नाम आता है KNIGHT। नाइट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के प्रयोगों से पहले प्रयोग किए। नाइट के अलावा घोष एक वैज्ञानिक है जिन्होंने भी प्रयोग किए हैं आनुवंशिकी पर, लेकिन उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। मेंडल इस मामले में थोड़े से भाग्यशाली भी रहे कि उद्यान मटर का पादप उन्होंने चूज किया और साथ ही साथ कुछ उन्होंने बातें भी अपने प्रयोगों में रखी जिनकी वजह से भी उनको सफलता मिली। तो बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारणों की। मेंडल की सफलता के कारण देखिएगा, सबसे पहला कारण मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक बार में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो देखिए इसका बड़ा महत्वपूर्ण फायदा मेंडल को मिला कि एक बार में एक लक्षण को लेने से जो परिणाम प्राप्त हुए वो पूरी तरह से शुद्ध थे, परिशुद्ध थे, एब्सोल्यूट थे, एक्यूरेट थे। किसी प्रकार की एरर उन परिणामों में देखने को नहीं मिली। तो एक महत्वपूर्ण कारण रहा है मेंडल की सफलता के पीछे कि उन्होंने एक बार में एक ही लक्षण को लिया। कैसे, जैसे एक बार उन्होंने लिया मटर के पौधे की लंबाई को, लंबे और बौने पौधों में संकरण करवाया। फिर दोबारा उन्होंने लिया बीज की आकृति को, गोल बीज वाले पौधे तो झुर्रीदार बीज वाले पौधे। अगली बार उन्होंने लिया बीज पत्र के रंग को, येलो बीज पत्र वाले और ग्रीन बीज पत्र वाले पादप। तो इस तरह एक बार में एक लक्षण की वंशागति को लेकर अध्ययन करते रहे और अपने परिणामों को संकलित करते चले गए। अगला इसी से जुड़ा हुआ कारण आता है कि इन्होंने अपने परिणामों का
अपने परिणामों का गणितीय विश्लेषण रखा। परिणामों का सांख्यिकीय कहते हैं, वैसे तो अपन गणितीय भी कह सकते हैं। देखो स्टैटिक्स गणित की एक शाखा है, सांख्यिकीय या गणितीय विश्लेषण रखा। और गणितीय विश्लेषण भी एक कारण रहा था। ये विश्लेषण एक कारण रहा कि जब मेंडल ने अपने नियम प्रतिपादित कर दिए थे 1856 टू 1857, यानी 1865 नोट 65 माना जाता है। 65 से 66 में 1865 से 1866 में मेंडल ने अपने प्रयोगों का प्रतिपादन कर दिया है। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के सामने अपने पेपर को पब्लिश कर दिया है। लेकिन फिर भी उन नियमों को उस समय नहीं देखा गया, नहीं माना गया, नहीं समझा गया। वजह क्या रही? गणितीय विश्लेषण। तो 1865 के बाद ये स्थिति लगातार बनी रही 35 वर्षों तक, और अब आ गया सन 1900, यानी 1865 से लेकर 1900 तक मेंडल के नियमों को नहीं जाना गया, नहीं समझा गया। वजह क्या रही? पहली तो रही गणितीय, इसके अलावा एक और वजह रही थी। मेंडल ने जब अपने प्रयोगों का प्रतिपादन करके एक पेपर पब्लिश करवाया, ठीक उसी समय के आसपास एक महान वैज्ञानिक जिनको कहा जाता है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिनका चार्ल्स डार्विन नाम काफ़ी फेमस रहा है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक का प्रकाशन उसी कार्यकाल के दौरान किया जब मेंडल अपने नियमों का प्रतिपादन कर रहे थे। डार्विन के नाम से फेमस है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इनका पूरा नाम है। और डार्विन ने पुस्तक जो पब्लिश की थी, उस पुस्तक का नाम था जातियों की उत्पत्ति। पुस्तक का नाम था जातियों की उत्पत्ति। और जातियों की उत्पत्ति जो इन्होंने लेख यहाँ लिखा था, इस पुस्तक में काफ़ी सरल भाषा में थी, और सरल भाषा होने के साथ साथ काफ़ी रुचिकर ये लेख उनका था। तो संपूर्ण विश्व समुदाय का ध्यान इस पुस्तक की ओर चला गया। तो इस वजह से भी मेंडल के नियमों को उस समय अनदेखा कर दिया गया। तो अगले 35 वर्षों तक मेंडल के नियम अंधकार में रोशनी की तलाश करते रहे, और एक दिन आया जब उन नियमों को अंधकार से रोशनी में लाया गया और संपूर्ण विश्व के दृष्टि पटल पर रखा गया। और वो सन था 1900, यानी सन 1900 में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रहकर सेम एक ही प्रकार के परिणाम प्राप्त करते हुए मेंडल के नियमों को पुनः प्रतिपादित किया। यहीं पर चर्चा कर लेते हैं 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों की, क्योंकि आगे हो सकता है अपन नहीं चर्चा कर पाए। हम बैक टू बैक टॉपिक लेते चल रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है बीच में आ रहा, अपन ले लेते हैं 300 नहीं 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने, नोट 300 तो गलती से निकला 300, 1900 में 3 अलग अलग वैज्ञानिक। देखिएगा, एक तो वैज्ञानिक मेंडल के हम वतनी हैं, मेंडल के वतन के रहने वाले। और मेंडल का वतन आप लोग जानते हैं कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले वैज्ञानिक का नाम एरिक वॉन सेरमैक। वैज्ञानिक का नाम है एरिक वॉन सेरमैक। एरिक वॉन सेरमैक पहले वैज्ञानिक जिन्होंने मेंडल के नियमों का पुनः प्रतिपादन करने में अपना योगदान दिया है। अगले वैज्ञानिक है हिटलर के देश के, और आप जानते हैं हिटलर का देश कौन सा है? जर्मनी। हिटलर थे जर्मनी के, और जर्मनी के आ रहे हैं कार्ल लोरेंस। जर्मनी के कार्ल लोरेंस नामक वैज्ञानिक ने साथ दिया है एरिक वॉन सेरमैक का। और इन्हीं के साथ बने हुए हैं अगले वैज्ञानिक। देखिएगा कौन आ रहे हैं, इन्हीं के साथ बने हुए हैं हॉलैंड के आपके आ रहे हैं ह्यूगो डी व्रिज। हॉलैंड के हैं ह्यूगो डी व्रिज। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग रहते हुए समान परिणाम प्राप्त कर मेंडल के नियमों का पुनः प्रतिपादन किया। तो कुछ बातें हमने की हैं। मेंडल के द्वारा मटर के पादप को क्यों चुना गया, सफलता के पीछे क्या कारण रहे, और किस प्रकार से मेंडल के नियमों को अनदेखा कर दिया गया। लगातार 35 वर्षों तक मेंडल के नियमों को नहीं जाना गया। लेकिन देखिए, जो मेहनत होती है रंग लाती है, ऐसा कहा जाता है। मेहनत जो की जाती है अवश्य रंग लाती है। वो ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। देर थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन अंधेरा कभी न कभी प्रकाशमान हो ही जाता है। तो ऐसा ही मेंडल के साथ भी हुआ। अंधेरा काफ़ी उन्हें देखने को मिला। इवन उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम को जाना गया। ऐसा माना जाता है मेंडल की मृत्यु हुई है 1884 में। मेंडल की मृत्यु है 1884 में। बात करें जन्म की तो 1822 में मेंडल का जन्म हुआ है। 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई है। उसके बाद उसके भी 16 साल बाद
मतलब मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद में इनके नियमों को देखा गया, पहचाना गया, स्वीकार किया गया, और उसके बाद ही आप देखें आज हम मेंडल को आनुवांशिकी के जनक का दर्जा देते हैं। अगर ये तीनों वैज्ञानिक चाहते तो आज आनुवांशिकी के जनक के रूप में इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम आता। तो क्या होता, काम किसी और का, नाम किसी और का, लेकिन ऐसा होता कैसे, काम जिसने किया था नाम भी उसी को मिलना था। तो ये अभूतपूर्व योगदान हम मानेंगे इन तीनों वैज्ञानिकों को, जिन्होंने अपने काम से मेंडल के नाम को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया। और आज हम बात करते हैं जब आनुवांशिकी की, तब तक मेंडल का नाम अपने आप ही जुबान पे आ जाता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।